हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट का एक्सरसाइज सॉल्यूशन। ये हमारा सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 to 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। बुक ओपन कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ए चार्ज 30 microfarad capacitor is connected to a 27 millihenry inductor. What is the angular frequency of free oscillations of the circuit? ठीक है, तो इसमें जो है दे रखा है कि एक कैपेसिटर है। ठीक है, चार्ज कैपेसिटर है, इसको चार्ज किया गया है। ठीक है, इस पर चार्ज कुछ होगा 30 माइक्रोफैरेड का है। ठीक है, अब ये कैपेसिटर जो चार्ज कैपेसिटर है एक इंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया जाता है इस तरह से। ठीक है, ये इंडक्टर है और इसकी वैल्यू दिया हुआ है 27 मिली हेनरी। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द सर्किट। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ही बात समझ लो कि इसमें जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है इसके पीछे रीजन क्या है। तो आपको बताऊं कि अगर किसी चार्ज कैपेसिटर को, मतलब कोई कैपेसिटर चार्ज कर लो, उसको नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर के अक्रॉस अगर हम कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है कि कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज इस तरह से होता रहता है। मतलब जैसे ये कैपेसिटर क्या है, चार्ज है, मान लो इस पे पोलैरिटी प्लस माइनस है। ठीक है, इसके अक्रॉस हमने एक इंडक्टर कनेक्ट कर दिया 27 मिली हेनरी का। ठीक है, अगर इस इंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 है, मतलब इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर है, तो कैपेसिटर क्या होगा, इसके थ्रू, इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा, मतलब करंट ऐसे फ्लो होगा। बात समझ में आई? समझो पहले चीजों को। करंट ऐसे फ्लो होगा तो ड्यूरिंग दिस टाइम क्या होगा कि जो कैपेसिटर के अक्रॉस, कैपेसिटर में एनर्जी जितनी भी स्टोर है ये ट्रांसफर हो जाएगी इंडक्टर को। ठीक है, कंप्लीट जो भी एनर्जी स्टोर है इसमें ट्रांसफर हो जाएगी। दैट मीन्स उसके बाद क्या होगा, कैपेसिटर अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो जाएगा। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। जब ये मतलब कि डिस्चार्ज होगा, इधर से करंट फ्लो हो रहा है, अब होगा क्या देखो पहले समझो चीजों को। प्लस माइनस, ठीक है, 30 माइक्रोफैरेड है, इसको चार्ज किया गया है, दैट मीन्स इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड है। जैसे इसको इंडक्टर से कनेक्ट करेंगे इसके थ्रू करंट ऐसे फ्लो होगा इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन जब करंट फ्लो होगा तो कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होगी। ये एनर्जी किधर ट्रांसफर हो रही है, इंडक्टर में हो रही है, और करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है। तो सिंपल सी बात है भाई कि ये पॉजिटिव पोलैरिटी क्या होगा, धीरे धीरे रिड्यूस होगा। ये रिड्यूस होगा तो ये क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। एक समय जब ऐसा आएगा कि ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, मतलब कैपेसिटर एक टाइम के बाद अपोजिट डायरेक्शन में फुल्ली चार्ज हो जाएगा। अगेन जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो अब क्या होगा, अब होगा कि इधर से कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा। समझ रहे हो? तो इस तरह से कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा। ठीक है, अगर किसी तरह का इसमें रेजिस्टिव कंपोनेंट नहीं है तो ये कॉन्टिन्यूअस चीजें चलती रहेंगी, मतलब ये ऑसिलेशन जनरेट हो जाएगा चार्जिंग डिस्चार्जिंग का। ठीक है, तो इस केस में चार्जिंग डिस्चार्जिंग का जो ऑसिलेशन है उस ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो इस केस के लिए ये पॉसिबल तभी होगा जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस आपस में बराबर हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बताया गया है, थ्योरी पढ़े, जस्ट यहाँ रिकॉल कर रहे हैं। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, 1 ओमेगा सी होता है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल होता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एलसी इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहां से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एलसी आ जाएगा, या ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन रूट
एल सी हो जाएगा। बात समझ में आई? ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो जस्ट यहाँ पर बताना आपको ये चाह रहे थे कि अगर कोई चार्ज कैपेसिटर को नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट किया जाता है तो ऑसिलेशन जनरेट होता है। उस ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। तो चलिए वैल्यू अब देखो गिवन क्या है। एक तो कैपेसिटर गिवन है C इक्वल टू 30 माइक्रोफैरड, दिस इक्वल टू 30 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। क्लियर है? और इंडक्टर दे रखा है L इक्वल टू 27 मिली हेनरी, इसका मतलब 27 इंटू 10⁻⁻3 हेनरी। ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√LC। वैल्यू पुट कर दें 1/√L। L की वैल्यू कितनी है 27 इंटू 10⁻⁻3 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे C की वैल्यू है 30 इंटू 10⁻⁻6। दिस इज इक्वल टू 1/√। देखो 27 का 30 के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे क्या आ जाएगा 81, ये आ जाएगा इंटू 10⁻⁻3 -6 पावर ऐड हो जाएंगे तो -9 आ जाएगा। ठीक है? और दिस इक्वल टू इसको राइट कर सकते हो 1/√81 इंटू 10⁻⁻8। भाई एक जीरो यहाँ से था, एक और घट जाएगा। ठीक है? इस पूरे को आप राइट कर सकते हो 1/√, ये हो जाएगा 81 9 का स्क्वायर है, और 10⁻⁻8 को राइट कर सकते हो 10⁻⁻4 और पूरे का स्क्वायर कर दो। ठीक है? ये हो गया। अब यहाँ से स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा 1/9 इंटू 10⁻⁻4। ये आ गया। क्लियर है? तो 10⁻⁻4 ऊपर ले जाओ तो ओमेगा इक्वल टू आपका आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा 10⁻4 डिवाइडेड बाई 9। 10⁻4 से मतलब क्या है, इसको ऐसे राइट कर लो ना 10 इंटू 10⁻3/9। भाई एक 10, इसको 10⁻4 को राइट कर सकते हो 10 इंटू 10⁻3। 9 से 10 को डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁻3 ओमेगा। इतनी आपकी वैल्यू आ जाएगी ओमेगा की 1.1 इंटू 10⁻3। ठीक है? ये आपका क्या होगा पर सेकंड। ठीक है? इतना रेडियन पर सेकेंड ओमेगा की वैल्यू, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है? नोट कर लें। देखो सीधे सीधी बात है, एक चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट किया जा रहा है, कैपेसिटर की वैल्यू 30 माइक्रोफैरड है। ठीक है? इसमें कोई भी पोलैरिटी स्टार्टिंग में मान लिया ये पोलैरिटी रही होगी। ठीक है? इसके क्रॉस एक इंडक्टर कनेक्ट किया जा रहा है, और इस जो इंडक्टर है इसका रेजिस्टेंस वैल्यू 0 है, मतलब प्योर इंडक्टर है। ऐसे केस में इसमें तो होता है कि कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज का कंसेप्ट चलता रहेगा, तो जिससे इसके थ्रू जो करंट फ्लो रहा वो ऑसिलेट करे, कभी इधर से फ्लो होगी कभी इधर से फ्लो होगी, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ठीक है? तो इस केस में जो ऑसिलेटिंग करंट है इसकी फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ठीक है? ये आया कैसे, ये हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो आप डायरेक्ट फार्मूले का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, L और C की वैल्यू पुट किया, सिंप्लीफाई किया, और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1.1 इंटू 10⁻3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है? रब कर दिया जाए। चलो नेक्स्ट 7.4 वेट करें। 7.6 था ना, 7.7 है आपका ए सीरीज LCR सर्किट with R इक्वल टू 20 ओम, L इक्वल टू 1.5 हेनरी एंड C इक्वल टू 35 माइक्रोफैरड
is connected to a variable frequency 200 volt AC supply. When the frequency of the supply equals the natural frequency of the circuit, what is the average power transfer to the circuit in one complete cycle? तो स्टूडेंट्स 7.7 में देखें, एक LCR सर्किट दिया हुआ है, LCR सर्किट दिया हुआ है, LCR सर्किट गिवन है, ठीक है, और इसके क्रॉस एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया गया है। वोल्टेज सोर्स की वैल्यू दे रखा है 200 वोल्ट, ठीक है। इसमें R की वैल्यू है 20 ओम और L की वैल्यू है 1.5 हेनरी और C की वैल्यू दे रखा है 35 माइक्रोफैरड, 35 माइक्रोफैरड। तो इसमें बोला जा रहा है कि when supply frequency is equal to natural frequency हो जाएगी, समझ में आया? When the frequency of the supply equals the natural frequency, जब सप्लाई फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी तो उस केस में आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? पावर ट्रांसफर टू द सर्किट, एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में LCR सर्किट गिवन है, इसके क्रॉस 200 वोल्ट का वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया गया है, तो पावर ट्रांसफर टू द सर्किट फाइंड आउट करना है, एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट व्हेन सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बात समझना? तो ये जो बोला जा रहा है कि व्हेन सप्लाई फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये जो केस बोला जा रहा है कि व्हेन सप्लाई फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है स्टूडेंट्स, ये कंडीशन होती है कौन सी? रिजोनेंट कंडीशन होती है। अगर ऐसा है, ये कौन सी कंडीशन है? रिजोनेंट कंडीशन है। ठीक है, रिजोनेंट कंडीशन है, रिजोनेंस कंडीशन एग्जिस्ट करती है, तो दैट मीन्स इस केस में आपका क्या हो जाएगा? XL इक्वल टू XC हो जाएगा, ठीक है। जब XL इक्वल टू XC हो जाएगा तो इस केस में जो इम्पीडेंस होता है मिनिमम होता है, कितना, किसके बराबर होगा? R बराबर होता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो सर्किट का जो इम्पीडेंस R के बराबर हो जाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। हमें पावर एब्जॉर्ब, जो पावर ट्रांसफर हो रहा है उसे फाइंड आउट करना है, तो उसके फाइंड आउट करने के लिए देखिए यहाँ पर 200 वोल्ट दे रखा है, ये 200 वोल्ट क्या है? ये है VRMS, VRMS इक्वल टू 200 वोल्ट है, और जेड मिनिमम R के बराबर है, ये R की वैल्यू कितनी है? 20 ओम है, ठीक है। इसकी हेल्प से हम IRMS फाइंड आउट कर सकते हैं। IRMS क्या होगा? VRMS डिवाइडेड बाई R। VRMS कितना है? 200 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू है 20, डिवाइड करोगे आ जाएगा 10। क्लियर है? अब पावर ट्रांसफर टू द सर्किट P इक्वल टू क्या होगा? VRMS इंटू IRMS। भाई ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो गई, बात समझ में आई? जब सप्लाई फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी, XL इक्वल टू XC होगा, तो इस केस में ये कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, केवल ये पूरी सर्किट ये दोनों कैंसिल आउट कर दी, पूरी सर्किट केवल रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगी, मतलब केवल R प्रेजेंट रहेगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए। तो जो पावर ट्रांसफर टू द सर्किट होगा कितना, किसके बराबर होगा? VRMS इंटू IRMS के बराबर होगा। VRMS कितना है? 200 मल्टीप्लाई IRMS की वैल्यू 10 आई है, मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा? 2000 पावर है तो वाट हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? समझ में आया? भाई देखो, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये कंसेप्ट याद रखो, कॉमन सी बात है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है तो रिजोनेंट कंडीशन होता है। ये केस तभी एग्जिस्ट करता है जब जो इंडक्टर और कैपेसिटर है ना,
इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है इक्वल और अपोजिट हो जाता है, या सिंपली भाषा में बोले जो एक्सएल है एक्सी के बराबर हो जाता है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, दोनों के 0 के बराबर हो जाएगा। केवल रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है इस सर्किट में, तो जो भी पावर ट्रांसफर होगा कहाँ पर होगा, रेजिस्टेंस के थ्रू होगा। रेजिस्टेंस मतलब पावर क्या करेगा, डिसिपेट करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम इसके थ्रू डिसिपेशन पावर ऑन कंप्लीट साइकिल में फाइंड आउट कर लेंगे। उसका फार्मूला है वी आरएमएस इंटू आई आरएमएस, 200 मल्टीप्लाई 10 2000 वाट। क्लियर है, ठीक है, रफ कर दें। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 7.8, ठीक है। इसमें देखो एक सर्किट दे रखा है, सर्किट पहले बना लेते हैं। ये बना रखा है, क्लियर है। और फिगर 7.17 shows a series LCR circuit connected to a variable frequency 230 वोल्ट, 230 वोल्ट से कनेक्ट किया गया है। सोर्स L की वैल्यू दे रखा है 5 हेनरी, 5 हेनरी, एंड C की वैल्यू है 80 माइक्रोफैरेड, 80 माइक्रोफैरेड, एंड R की वैल्यू है 40 ओम। ओके, तो अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है कि डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव द सर्किट इन रिजोनेंस। सोर्स फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है जब सर्किट रिजोनेंस कंडीशन में हो। तो रिजोनेंट कंडीशन में एलसीआर सर्किट आती है, इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 1/√LC होता है। अभी बताया था कि रिजोनेंट कंडीशन में क्या होता है, कैपेसिटर और इंडक्टर के जो रिएक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं आपस में इक्वल हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, जो रेजिस्टेंस बचता है, तो उस केस में रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 1/√LC आता है। वैल्यू पुट कर लें 1/L, L की वैल्यू कितनी है 5 मल्टीप्लाई, ठीक है। C की वैल्यू 80 माइक्रोफैरेड, तो 80 माइक्रो मतलब 10⁻⁶, तो 1/5 8 जा 40 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1/√2 इंटू 10⁻⁴, 4 है ना, 4 इंटू 10⁻⁴, इसका स्क्वायर रूट आप लोगे तो 4 का 2 आ जाएगा, और 10⁻⁴ का आ जाएगा 10⁻²। क्लियर है, इसको ऊपर ले जाओ, तो ऊपर ले जाओगे तो 100 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 50 आ जाएगा, इतना रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई। क्लियर, समझ में आया, सिंपल सी बात है। एल और सी की वैल्यू पुट कर दो इस फॉर्मूले में, सिंप्लीफाई कर लो, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स की ऑब्टेन द impedance of the circuit and the amplitude of current at the resonating frequency। देखो at resonance, तो at resonance, ठीक है। इस केस में आपका हो जाता है XL इक्वल टू XC होता है, तो जो इंपीडेंस होता है वो मिनिमम इंपीडेंस होता है जेड मिनिमम इक्वल टू R के बराबर। जेड मिनिमम इक्वल टू आर। अरे भाई ये आता है यहां से देखो, पूरा सर्किट का इम्पीडेंस क्या होगा, जेड इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL और XC इक्वल हो जाते हैं रिजोनेंट कंडीशन में, जब इक्वल हो जाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, R ही बचेगा ना। तो इस केस में जो R होगा मिनिमम वैल्यू होती है इम्पीडेंस की, तो जेड मिनिमम इक्वल टू R, ठीक है, समझ में आया। ये आ जाएगा। तो इस केस में आपको क्या फाइंड आउट करना है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आई आरएमएस फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि वी आरएमएस हमें पता है 230 वोल्ट ना। आई आरएमएस क्या होगा,
वी आर एम एस डिवाइडेड बाई आर, 230 डिवाइडेड बाई आर, आर की वैल्यू कितनी है 40 ओम, ये 40 ओम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड कर लो, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करोगे, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 5.75 एम्पियर। ये आरएमएस वैल्यू है। एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, एम्पलीट्यूड क्या होगा, आई एम होगा। आई एम इसको होता है √2 टाइम्स ऑफ आई आर एम एस, ठीक है। √2 की वैल्यू होती है 1.414 मल्टीप्लाई आई आर एम एस की वैल्यू 5.75। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं मल्टीप्लाई करके रखा हूं तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूं, 8.1 आ जाएगा लगभग, 8.1 एम्पियर, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेट कितनी वैल्यू आ जाएगी, 8.1 एम्पियर, ठीक है। ये आपका आ जाएगा एम्पलीट्यूड करंट। क्लियर, इसे नोट कर लो, नोट कर लो, इसको रब कर दूं। ये हमने सॉल्व किया बी पार्ट, ठीक है। आइए सी पार्ट सॉल्व करते हैं। सी पार्ट क्या है, डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट। अब जो है आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच कंपोनेंट, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस आरएमएस वी आर आरएमएस, रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो आई आर एम एस इंटू आर, मल्टीप्लाई कर दो। आई आर एम एस हमने कैलकुलेट किया है कितना, 5.75 मल्टीप्लाई आर 40, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 230 वोल्ट, इतनी आ जाएगी। 40 का 5.75 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 230 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से वी एल आर एम एस फाइंड आउट कर लो, वी एल आर एम एस, ठीक है। वी एल आर एम एस क्या होगा, ये होगा एक्स एल इंटू आई आर एम एस, एक्सएल मतलब 2 पाई एफ एल, ओमेगा एल बोल दो, ओमेगा एल आई आर एम एस। ओमेगा की वैल्यू भी कैलकुलेट किया था 50 इंटू एल, एल की वैल्यू कितनी है 5 इंटू आई आर एम एस, आई आर एम एस कितना आया है 5.75, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 या 25, 250 मल्टीप्लाई 5.75, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी। मैंने कैलकुलेशन कर रखा है तो मैं राइट कर देता हूं डायरेक्ट आंसर, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आपका जो 143.75 143.75 आ जाएगा, ठीक है। अरे भाई मल्टीप्लाई कर लो, देख लो मैं कर देता हूँ। 5.75 में 25 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 या 25 को 5 5 7 जा 35, 2 37 का 7, 5 5 या 25 प्लस 3 28, 2 5 या 10 का 0, 2 7 जा 14, 15 को 5, 2 5 या 10, 1 11, 5 7 8 प्लस 5 13 के 3, 2 प्लस 1 3 4 1, तो यह आ जाएगा 143.75 आ गया ना। मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल सी बात है। तो ठीक है, ये आपका वी एल आर एम एस आ गया। तो यहां पे मैं इसे कट कर देता हूं। ठीक है, इसी तरह से वीसी आर एम एस फाइंड आउट कर लो। वीसी आर एम एस क्या होगा, एक्सी इंटू आई आर एम एस। एक्सी क्या होता है
1 अपॉन ओमेगा सी इंटू आई आर एम एस। 1 अपॉन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू में कैलकुलेट किया था, कितना आया था? ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट किया था 50 इंटू सी की वैल्यू, कितनी है? 80 है। 80 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई, और आई आर एम एस की वैल्यू हमारी आई है 5.75। ठीक है, तो यहां से देखो ये आपका हो जाएगा 1/5 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा इंटू 5.75। 5 से कट कर लो, 5 1 5, 25, 1.15। इसको ऊपर ले जाओ 10⁻को, तो 1.15 मल्टीप्लाई 10⁻4 अपॉन 8, यह आ जाएगा 11500 डिवाइडेड बाई 8। 8 से इसको डिवाइड करो, 8 1 8, 3 5 आ जाएगा, 8 4 32, 32 आ गया, 3 0 8 3 24। ठीक है, के बाद 60 आ जाएगा, तो 8 7 56 और 8 5 143.75। देखो ये दोनों वैल्यू आपकी सेम आएगी। 11500 को किससे डिवाइड कर लो? 8 से डिवाइड करो, ये आपका आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू कितनी आ रही है? सेम आ रही है। अब नेक्स्ट पूछा जा रहा है इसमें कि so that the potential drop across the LC combination is 0 at the resonant frequency। अब पोटेंशियल कॉम्बिनेशन अक्रॉस एल एंड सी, तो पोटेंशियल कॉम्बिनेशन अक्रॉस एल एंड सी क्या होगा? VLC IRMS, VLC RMS, this is equal to IRMS इंटू क्या हो जाएगा? XL माइनस XC, XL माइनस XC। ठीक है, तो XL माइनस XC ये दोनों वैल्यू इक्वल, रिजोनेंट का कंडीशन है, तो दोनों वैल्यू इक्वल होती हैं। पुट करोगे 0 आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये प्रूफ हो जाता है। बात समझ में आया? तो इस तरह से भाई अगर XL माइनस XC आपको ये कर रहे हैं तो निकालना पड़ेगा। तो XL आपका क्या हो जाएगा? XL माइनस XC है ना। चलो आगे बताता हूँ। IRMS XL क्या है? XL क्या है? ओमेगा एल है, माइनस XC क्या है? 1/ओमेगा C है। ठीक है, ओमेगा एल की वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करोगे, दोनों इक्वल अपोजिट आएंगे, कट जाएंगे दोनों। ठीक है ना, दोनों की वैल्यू ओमेगा एल 1/ओमेगा C वैल्यू इक्वल आती है, कट जाएंगे, तो ये आपका 0 आ जाएगा। देखिए पूरी वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से प्रूफ हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। फर्स्ट पार्ट में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है, और इस सेकंड पार्ट में क्वेश्चन हमने सॉल्व किया 6 to 8। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।